गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार बेरवा। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टेंस। टेंस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। प्रेजेंट का तात्पर्य होता है वर्तमान का, पास्ट का तात्पर्य होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ये रही टेंस के बारे में नॉर्मल सी जानकारी। टेंस के रूल मैंने ऑलरेडी आपको लिखा है। उसके अलावा टेंस के अंदर जो एक्सेप्शन है, यानी कि प्रश्न ज़्यादा पूछने की जो ज़्यादा उम्मीद है वो ज़्यादा यहीं से आती है, क्योंकि एक्सेप्शन इसलिए वो डालता है ताकि आपसे मिस्टेक हो। तो एक्सेप्शन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, टेंस के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो ये है, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई प्रीपोजिशन हो, तो वाक्य में मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो वाक्य में फोर्थ फॉर्म आती है। इस तरीके से जैसे मैंने कहा कि went on stop, ये स्टॉप मेरी मेन वर्ब है और इस स्टॉप से इसका रियल जो आंसर होगा वो होगा स्टॉपिंग। डबल पी इसलिए आई क्योंकि मेन वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले एक ही वोवल है। अगर दो वोवल होते तो लास्ट का लेटर डबल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर सिंगल वोवल की वजह से यहाँ पर अंतिम वाला जो लेटर है वो डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? टी वेंट ऑन स्टॉपिंग। दूसरा है जी, राम किशोर इज इंटरेस्टेड इन, या लिखा मैंने मेन वर्ब लेटर्स। जिस तरीके से मैंने कहा यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म आती है। यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। तो मैंने कहा रामकिशोर इज इंटरेस्टेड इन, टाइप के अंदर आईएनजी जोड़ना है आपको, आईएनजी। इसका ई इसलिए हट गया क्योंकि मेन वर्ब का अंतिम लेटर यदि ई हो और उसमें यदि आईएनजी जोड़ना हो तो मेन वर्ब का अंतिम वाला जो ई लेटर है वो डिलीट हो जाता है। तो पहला जो नियम है वो ये कहता है कि यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। एक सेंटेंस हो, he is interested in eat food, वह भोजन खाने में ज्यादा ही रुचिकर है। इन अपना प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर वापस ही ईट के अंदर आ जाएगा ईटिंग। इसमें डबल टी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट होने से पहले वोवल मेरे को दो दिख रहे हैं, ई और ए। क्योंकि अंग्रेजी की एक वर्णमाला में 26 लेटर्स यानी अक्षर होते हैं। उन 26 लेटर्स में 5 तो होते हैं वोवल, प्योर वोवल। वो कौन कौन से होते हैं प्योर वोवल? देखना, ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों ही प्योर वोवल्स होते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो होते हैं जी 21। उन 21 में भी सेमी वोवल निकलते हैं डब्ल्यू और वाई। ये दो सेमी वोवल्स होते हैं अर्ध स्वर। इनका साउंड कभी स्वर के हिसाब से आता है, जैसे एस के वाई, स्काई,
लास्ट में आई आ रहा है और आई ये बहुवचन का साउंड देता है, इसलिए यहाँ पर ये रूल्स फॉलो होता है। तो पहला रूल आप नोट कर लो इसमें। बात करूं मैं अपने टेंसों के बारे में, तो टेंस से प्री बीएसटीसी में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 नंबर का होगा और उस 3 अंकों की वजह से आप प्री बीएसटीसी में क्वालिफाइड होंगे। दूसरा जो मेरा रूल है वो ये है, यदि वाक्य में लेस्ट आ जाए, यदि वाक्य में लेस्ट आ जाए तो अगला सेंटेंस शुड से भरा जाएगा, अगला सेंटेंस शुड से भरा जाएगा। यदि वाक्य में लेस्ट आ जाए तो अगला जो सेंटेंस है वो शुड से भरा जाएगा। जैसे मैंने कहा वर्क हार्ड, रेस्ट यू शुड फेल। मैंने कहा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। रेस्ट का तात्पर्य होता है कहीं ऐसा ना हो जाए यू शुड फेल कि आप असफल हो जाओ। इस फेल और मॉडल्स जो होते हैं उनके बाद में वर्ब हमेशा प्लूरल की ही आती है और वो भी विदाउट एस एस या इन्फिनेटिव के। एक और है वॉक केयरफुली, रेस्ट यू फार। देखो वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। रेस्ट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप गिर जाओ। यू के साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ ही शुड आएगा, क्योंकि मेरा नियम कहता है कि यदि वाक्य में लेस्ट हो तो अगला सेंटेंस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से भरा जाएगा और फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल फॉर्म में होगी। ये हमारा दूसरा नियम है। इसको आप रिटेन ही कर लो, घर पे जाके अच्छी तरह करो, क्योंकि प्री बीएसटीसी को पास आउट करने के लिए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपको सोल्व करना बहुत जरूरी है। अपना जो तीसरा रूल है वो ये है कि यदि वाक्य में, तीसरा रूल है, यदि वाक्य में इट्स टाइम या इट्स या इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो तो, यदि वाक्य में इट्स टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य में इट्स टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने कहा इट इज टाइम गो होम, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, यह समय हो गया है कि आपको घर जाने के लिए। इट इज टाइम के बाद में यदि वाक्य में इट इज टाइम या इट इज टाइम फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस वाक्य में इट इज टाइम कुछ नहीं है, गो से पहले आपको टू जोड़ना है, यह आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इट्स टाइम फॉर मी, ईट फूड। इट्स टाइम, यह समय है मेरे लिए कि मैं भोजन करूं। टू ईट, यहां पर भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि मेरा रूल ये कहता है कि यदि वाक्य में इट इज टाइम या इट इज टाइम के बाद फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो तो वाक्य में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारी पांचवी मेन वर्ब होती है और इस टू के साथ में मेन वर्ब हमेशा प्लूरल होती है।
और प्लूरल मेन वर्ब वो होती है जिसके अंदर एस, ई एस, आई एस किसी प्रकार का कोई सफिक्स यानी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ हो। ये हमारा तीसरा नियम है, इसको एक बार फिर टैली कर लो। अब जो हमारा चौथा नियम है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यदि वाक्य के मध्य में, यदि वाक्य के मिडिल में या मध्य में एज इफ दे रखा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल हो सकता है तुम्हारे लिए। यदि वाक्य के मध्य में एज इफ दे रखा है तो वर्ग का प्रयोग किया जाएगा, तो वर्ग का प्रयोग किया जाएगा, तो वर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज वॉकिंग, एज इफ बी और नाइट। नियम को दोबारा रिपीट नहीं कराना। यदि वाक्य के मध्य में एज इफ दे रखा है तो वर्ग का प्रयोग किया जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूं, वर्ग का प्रयोग का तात्पर्य होता है कि सभी के कर्ताओं के साथ में, जैसे कर्ता दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर प्रोनाउन आते हैं ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, anyone, anybody, या कोई नाउन हो सकती है जी। उसके अलावा प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आते हैं आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, पीपल, पब्लिक, पुलिस, कैटल, चिल्ड्रन, ऑडियंस, एटसेट्रा। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने आपसे कहा इस वाक्य के अंदर आपको जो ये बी दिख रही है, ये भी एक एडजस्टेबल वर्ब होती है। एडजस्टेबल का मतलब होता है समायोजन कर लेना। जैसे किसी कक्षा के अंदर एक बेंच पे 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अगर 5वां स्टूडेंट बैठने के लिए जगह नहीं हो तो वो चारों कहें कि हम आपसे एडजस्ट कर लेंगे जी, आप भी आ जाइए और बैठ जाइए। तो बी जो है वो मेन वर्ब के अंदर एक एडजस्टेबल वर्ब कहलाती है। यह सेंटेंस के अनुसार अपने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो मैंने कहा ही इज वॉकिंग, वो ऐसे चल रहा है कि मानो वो बावड़ा हो गया या पागल हो गया। आपको किसी को क्या नहीं देखना बल्कि देखना है कि वर्ब वाक्य के मिडिल में एज इफ आ रहा है, ये रहा। जैसे मैंने कहा he was eating food as if he didn't। वह कल किस तरीके से खाना खा रहा था, जैसे कि मानो कोई पेटू हो। ग्लचन का तात्पर्य होता है पेटू, और पेटू का हिंदी अर्थ होता है जो बहुत ही ज्यादा चीजें खाने में अपने आप को बिजी रखता है। तो ही के साथ आएगा वर्ब। वैसे ही के साथ आता है वो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन इस तरीके से सेंटेंसेस हो जाते हैं तो वहाँ पर ही के नहीं बल्कि सभी प्रोनाउंस के साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप एक बार टैली कर लो। अपना जो अगला रूल है यानी कि नियम रूल नंबर 5 वो क्या कहता है, जरा इसको भी ध्यान से देखें। नियम नंबर जो 5 है वो ये कहता है कि यदि वाक्य के मध्य में एज इफ हो लेकिन वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो तो सभी कर्ताओं के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सभी कर्ताओं के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म का तात्पर्य होता है
कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ ही अपने आप ही आ जाती है। तो मैंने कहा ही क्राइड एज इफ ही गो मैड। वह ऐसे चिल्लाया जैसे कि मानो वो पागल हो चुका है। वाक्य के मध्य में एज इफ आ रहा है, शुरुआत में बी टू आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको सभी कर्ताओं के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हैज गॉन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, एज इफ मानो कि ही हैज गॉन मैड, वो पागल हो चुका है। इस तरीके के वाक्य आपके प्री बीएसटीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये एक्सेप्शन है अपने, और ये एक्सेप्शन केवल आप ही बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन वीडियोस में ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा। मैंने 5 रूल्स आपको पढ़ाए, ये एक्सेप्शन से रिलेटेड है। एक्सेप्शन का तात्पर्य होता है कि अपवाद, और ज़्यादातर एग्जाम में अपवाद ही पूछता है। इसलिए सभी बच्चे खुश रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, तैयारी अच्छी तरह करें। ऑनलाइन क्लासेज का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।